श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, ज्योतिष विषय के अंतर्गत बृहत पराशर होरा शास्त्र के गूढ़ विषयों पर चर्चा करते हुए आज हम लोग सुदर्शन चक्र की बात करेंगे, जो कि बृहत पराशर होरा शास्त्र के अंतर्गत ही है। और मैं आपको बताऊं कि जब आप पहले की कुंडलियों को देखेंगे तो आप देखेंगे कि सामान्यतः ज्योतिषी लोग लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली का निर्माण करने के बाद सुदर्शन चक्र का निर्माण कर दिया करते थे और इतने में ही वह कुंडली को संपन्न माना करते थे। इससे यह समझ में आता है कि सुदर्शन चक्र बहुत महत्वपूर्ण है और इसको लोग उस कालखंड में भी बनाते थे जबकि पंचांग से देख करके कुंडली बनाना होता था और खूब लंबी सी कुंडली बनती थी और उसमें सुदर्शन चक्र बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। लगभग सभी कुंडलियों में जो थोड़ी सी बृहत कुंडली बनाई जाती थी उसमें सुदर्शन चक्र सामान्यतः मिल ही जाता था। तो सुदर्शन चक्र ज्योतिष विषय में ज्योतिषियों के लिए कामधेनु के स्वरूप में कहा गया है और सुदर्शन चक्र वह चक्र है जो हमेशा घूमता रहता है। तो यह किस प्रकार से घूमता है, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, सुदर्शन चक्र में 3 कुंडलियों की बात होती है। एक है लग्न कुंडली, दूसरा है चंद्र कुंडली और तीसरा है सूर्य कुंडली। मैं आपको एक बात बताऊं कि जब मैं ज्योतिष विषय से पहले मनोविज्ञान की कक्षा में था तो पर्सनालिटी नाम के चैप्टर में हमारे टीचर ने हमको यह बताया कि जो हमारा स्वरूप है वह एक प्रकार से बॉडी, माइंड एंड सोल के फॉर्म में है। अर्थात साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के लोग भी किसी व्यक्ति को, किसी इंडिविजुअल को, किसी एंटिटी को बॉडी, माइंड और सोल के फॉर्म में समझने का प्रयास करते हैं और यह बॉडी, माइंड और सोल की अभिव्यक्ति इस सुदर्शन चक्र के माध्यम से मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। तो देखिए, यह जो बॉडी है अर्थात यह जो शरीर है, यह शरीर हमें भूलोक में मिलती है और भूलोक में पृथ्वी के कारण मिलती है, मैटर के कारण मिलती है और यह हमारा मृत्यु लोक है। इसलिए हम यहाँ पर व्यवहारिक जीवन जीते हैं और जब हम व्यवहारिक जीवन को जीते हैं तो आप कहते हैं वह व्यक्ति बड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच रखता है और उसी प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए आपकी कुंडली में एसेंडेंट नाम का स्थान है और हम उसे लग्न कुंडली के रूप में कहते हैं। अर्थात जो आप लग्न कुंडली बनाते हैं वह इस जगत में व्यक्ति, वह इंडिविजुअल किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है उसका संकेतक है। अगला लेवल आता है माइंड का। माइंड शब्द पर ध्यान दीजिए, तो यह मन शब्द से ही बना है और मन जो है वह चंद्रमा के विषय में आता है। इसलिए चंद्र कुंडली को हम लोग मन की कुंडली कहते हैं। अर्थात किसी के सूक्ष्म शरीर में, उसके मनोमय कोश में किस प्रकार की वृत्ति प्रवृत्ति है उसका पूरा ज्ञान, उसकी मानसिक अवस्था का ज्ञान हमें चंद्र कुंडली करवाता है। इस बॉडी और इस माइंड को पकड़े हुए है, इस बॉडी इस माइंड को धरे हुए है, इस बॉडी इस माइंड को पूरे अच्छे ढंग से कवर किए हुए जो विषय वस्तु है उसको हम आत्मा के रूप में कहते हैं। इसलिए सूर्य कुंडली सबसे ऊपर में आती है और सूर्य कुंडली सबसे बाहर इस सुदर्शन चक्र में बनती है। उसके अंदर चंद्र कुंडली बनती है और उसके भी भीतर लग्न कुंडली बनती है। यह किस प्रकार से बनती है,
इसका मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण दे रहा हूं। मैंने आपके लिए एक काल्पनिक कुंडली लिया है। आप यह देखेंगे कि मैंने यहां पर लग्न, चंद्र, सूर्य लिखा है और यह छोटा सा वृत्त बनाने के बाद इस वृत्त के माध्यम से मैंने यहां पर इस वृत्त के बाहरी सर्किल में 3 सर्किल बनाए हैं। पहली सर्किल जो है, पहला वृत्त जो है वह लग्न कुंडली का संकेतक है, दूसरा चंद्र कुंडली का संकेतक है और तीसरा सूर्य कुंडली का संकेतक है, यानी कि बॉडी, माइंड एंड सोल। यह बॉडी, माइंड एंड सोल को हमारे दृष्टा मुनि बहुत पहले से जानते थे और इसका बहुत उत्तम प्रयोग अभी हम लोग सीखेंगे। तो देखिए, इस बॉडी, माइंड, सोल के माध्यम से हम लोग किसी भी व्यक्ति को उसका फल जानने के लिए, उसके भविष्य में कैसा घटना घटित होने वाली है जानने के लिए इस सुदर्शन चक्र का प्रयोग करते हैं और बिल्कुल सटीक दिन के फलित तक जाने का प्रयास किया जाता है। इस एक चक्र में आपको एक विशेष प्रकार की सुदर्शन चक्र की अपनी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा का ज्ञान आज कराऊंगा। यह किस प्रकार से है हम लोग आगे बात करेंगे, परंतु सुदर्शन चक्र को देखने की विधि को जानिए जो बृहत् पराशर होरा शास्त्र में दी गई है। तो देखिए, जब भी किसी कुंडली को देखते हैं तो उसके नियमों से पहले परिचित हो जाना चाहिए। जब आप उसके नियमों से परिचित हो जाएंगे तो फिर वह कुंडली के रहस्य स्वतः ही आपके लिए खुल जाएंगे। तो यह नियम किस प्रकार से हैं, इसको जानते हैं। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि सभी ग्रहों को शुभ और पाप ग्रह के रूप में विभक्त किया गया है, जिसमें कि सूर्य एक क्रूर ग्रह है। पर जब हम सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो हमें यह समझना है कि जब भी सूर्य को हम लग्न में देखेंगे तो इसको शुभ ग्रह के रूप में समझना है। लग्न के अतिरिक्त सूर्य कहीं भी बैठा है तो इसको पाप ग्रह अथवा क्रूर ग्रह के रूप में, जो भी आप समझना चाहें वह समझ सकते हैं। देखिए, सूर्य को पाप ग्रह कहा नहीं जाता, कई पुस्तकों में मिल जाता, अलग बात है। सूर्य वस्तुतः क्रूर ग्रह है, परंतु इसको क्रूर कहने के बाद भी हम इसे अशुभ ग्रह के रूप में ही, पाप ग्रह के रूप में ही समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यह बहुत तपाता है, यह बहुत तपस्या करवाता है। इसलिए सुदर्शन चक्र के नियमावली में जब सूर्य लग्न में होगा तो इसे शुभ समझना है। जैसे कि उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, उगते सूरज को सभी प्रणाम करते हैं, ठीक उसी प्रकार से उगते हुए सूरज को छोड़ करके सूर्य की अन्य स्थितियों में सूर्य को शुभ नहीं समझा गया। तो यह पहला नियम है। इसमें दूसरा नियम इस प्रकार से आता है कि यदि पाप ग्रह कौन है, तो वह है मंगल, शनि, बुध यदि पाप ग्रह के साथ है तो पाप ग्रह हो जाता, अन्यथा पाप नहीं होता है, और राहु केतु। चंद्रमा के लिए कहा गया है कि चंद्रमा यदि क्षीण है तो पाप है, अन्यथा नहीं है। तो यहां पर चंद्रमा को छोड़ दीजिए, चंद्रमा को पूरी तरह से शुभ पकड़ते हुए मंगल, शनि, राहु, केतु को पाप ग्रह के रूप में समझते हुए हमें यह जानना है कि यदि यह पाप ग्रह अपनी राशि में बैठे हों, अपनी उच्च राशि में बैठे हों, तो फिर यह अशुभ फल नहीं देते हैं, यह शुभ फल देते हैं। तो बुध को मैंने आपको बताया कि बुध स्वभाव था, अपने स्वभाव से तो वह शुभ है, परंतु पाप ग्रह के साथ आ जाता है तब वह पाप होता है। तो आपको सुदर्शन चक्र में बुध को भी शुभ ग्रह के रूप में ही ग्रहण करना है। और शुभ ग्रह कौन है, तो शुभ ग्रह हमने आपको बताया कि चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र, ये 4 ग्रह शुभ ग्रह के श्रेणी में आते हैं। तो यह शुभ ग्रह जब पाप ग्रह की राशि में बैठे रहेंगे, पाप ग्रह के वर्ग में बैठे रहेंगे, तो उस समय इन शुभ ग्रहों को शुभ के रूप में नहीं समझना है, इनके शुभ फलों का नाश हो जाता है। यह भी हमें इस सुदर्शन चक्र के माध्यम से समझना है।
इसके बाद हमें यह समझना है कि कोई भी भाव जब आप देख रहे हैं तो आपको पहले यह देखना है कि उस भाव में कोई ग्रह है या नहीं है। यदि है तो आपको सिर्फ उसी ग्रह को देखना है और कुछ भी चीज नहीं लेनी है। परंतु यदि वहां पर कोई भी ग्रह नहीं है, न शुभ ग्रह है न शुभ ग्रह है, अगर शुभ ग्रह है तो शुभ फल समझना, अशुभ ग्रह है तो अशुभ फल समझना, और यदि दोनों ग्रह नहीं है तो यह देखना है कि किस ग्रह की दृष्टि है। जिस ग्रह की दृष्टि होगी वह यदि शुभ है तो शुभ फल देगा, और वह यदि अशुभ है तो वह अशुभ फल दे सकता है। बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं। परंतु मान लीजिए कि किसी भाव में न तो कोई ग्रह बैठा है और न ही किसी ग्रह की दृष्टि है, तब आपको यह देखना है कि उस भाव का अधिपति ग्रह शुभ है अथवा अशुभ है। यदि वह शुभ है तो शुभ फल प्रदान करेगा, और यदि वह अशुभ है तो वह अशुभ फल प्रदान करेगा। यह बहुत विशेष रूप से याद रखिए कि जिस भी भाव का स्वामी अपने घर में बैठा हो, अपने घर को देखता हो, तो वह शुभ फल प्रदान करेगा, और जिस भाव पर पाप ग्रह की दृष्टि होगी, स्थिति होगी, तो वह ग्रह उस भाव की हानि करेगा। जिस भाव पर शुभ ग्रह की स्थिति हो, दृष्टि हो, वहां पर शुभ फल मिलेगा, और जिस भाव पर अशुभ ग्रह की दृष्टि हो, अशुभ ग्रह की स्थिति हो, तो वहां पर अशुभ फल मिलेगा। और यदि किसी भाव पर शुभ अशुभ दोनों का प्रभाव पड़ रहा हो तो आप यह देखें कि शुभ संख्या में अधिक है या अशुभ संख्या में अधिक है। यदि शुभ ग्रह अधिक है संख्या में तो उसका फल बढ़ जाएगा। और मान लीजिए कि किसी भाव पर शुभ अशुभ ग्रहों की दृष्टि है, वहां पर कोई नहीं है, तो आपको यह देखना है कि किस ग्रह की पूर्ण दृष्टि है। यदि पूर्ण दृष्टि भी शुभ अशुभ ग्रहों की पड़ रही है तो उनके बल को आपको देखना है कि उनमें कौन बलवान है, और यदि दोनों बलवान भी बराबर मात्रा में यदि आपको दिख रहे हैं तो फिर मिश्रित फल मिलेगा। अन्यथा आपको यह देखना है कि जो बलवान है उसका फल मिलता है। तो इस सुदर्शन चक्र के माध्यम से हम 12 भावों में 36 राशियों की संकल्पना कर रहे हैं, और 36 राशियों में जब जो बलवान हो जाएगा, जब जो स्थिति बलवान होगी, वह अपना फल प्रदान कर देगी। तो फिर यह शुभ अशुभ का निर्धारण कैसे होगा? तो मैंने एक नैसर्गिक रूप से शुभ और अशुभ की बात बताई, परंतु जब आप सुदर्शन चक्र देखेंगे तो इन नैसर्गिक झुकाव के साथ साथ आपको संकेत प्राप्त करना है षड वर्ग से। षड वर्ग कौन है? तो हमने वर्ग कुंडलियों के अध्याय में आपको षड वर्ग के बारे में बताया था। हमने बताया था कि कुल 16 प्रकार की वर्ग कुंडलियां होती हैं, जिनमें से कि 6 विशेष प्रकार के वर्ग होते हैं, जिनके माध्यम से हम षड वर्ग का निर्माण करते हैं। तो वह षड वर्ग कौन है? तो पहला है राशि चक्र स्वयं में, दूसरा होरा, तीसरा दृष्कण, चौथा नवमांश, पांचवा द्वादशांश और छठवां त्रिशांश, जिसे आप D1, D2, D3, D9, D12 और D30 कहते हैं। तो इनका किस प्रकार से प्रयोग होगा? तो देखिए, अगर आप ज्यादा नहीं 30-40 साल पुरानी कुंडलियां उठाएंगे तो आप यह देखेंगे कि वर्ग कुंडलियों का जो गणना है उसमें एक टेबल के फॉर्म में मिलती है। आज सॉफ्टवेयर का जमाना आ गया है, तो प्रत्येक कुंडली के लिए, प्रत्येक वर्ग कुंडली के लिए वो बाकायदा नॉर्थ इंडियन चार्ट स्टाइल में खाका बनाते हैं, उसमें ग्रहों को फिट कर देते हैं। परंतु आज से 40-50 साल पहले की जब आप कुंडली देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि वर्ग कुंडलियों के लिए बाकायदा एक टेबल के फॉर्म में बना रहता है। तो आपको वह टेबल का निर्माण करना है, और आपको यह देखना है कि जिस भी ग्रह को आप देख रहे हैं, जिस भी भाव को आप देख रहे हैं, जिसकी बारी चल रही है, वह ग्रह क्या षड वर्ग में, जो 6 वर्ग हैं, उसमें शुभ ग्रह के राशि में है, शुभ ग्रह के वर्ग में है, अथवा अशुभ ग्रह के वर्ग में है, वहां से उस ग्रह को शुभ और अशुभ की संज्ञा प्रदान करनी है। तो इसका एक नियम है। नियम क्या है?
नियम यह है कि हमने आपको नैसर्गिक रूप से शुभ और अशुभ का बता दिया। अब आपको यह देखना है कि वर्ग कुंडलियों में कोई भी ग्रह यदि शुभ ग्रह के वर्ग में जा रहा है तो वह शुभ हो जाएगा, और यदि वह अशुभ ग्रह के वर्ग में जा रहा है तो वह अशुभ हो जाएगा। पहला नियम। दूसरा नियम, यदि कोई ग्रह अपनी राशि में है, अपने उच्च में है, तो वह शुभ हो जाएगा, और यदि कोई ग्रह अपने नीच में है, अपने शत्रु राशि में है, तो भी वह अशुभ हो जाएगा। उदाहरण स्वरूप बुध मीन राशि में नीच का हो जाता है, तो आप यह मत समझिए कि बुध गुरु के राशि में है तो वह शुभ है, नहीं। चूंकि बुध वहां पर नीच का हो गया तो उसको अशुभ में गिन लेना है, परंतु यदि वहां शुक्र है तो फिर उसको शुभ में गिन लेना है, क्योंकि उच्च का ग्रह बहुत बलवान होता है, वह शुभ फल देता है। इसी क्रम में जब शुक्र कन्या राशि में होगा तो वह नीच का हो गया, फिर वह वर्ग में शुभ फल नहीं दे रहा है, और बुध यदि कन्या राशि में है तो वह शुभ फल देगा। इसी प्रकार से शनि यदि मेष राशि में है तो वह शुभ फल नहीं देगा, और शनि यदि तुला राशि में है तो वह शुभ फल देगा। इसी क्रम में गुरु यदि कर्क राशि में है तो वह शुभ फल देगा, और मकर राशि में है तो वह शुभ फल नहीं देगा। मंगल मकर राशि में जाएगा, आप कहेंगे वह तो पाप ग्रह की राशि है, मगर नहीं, वहां पर वह उच्च का है, इसलिए पाप ग्रह को भूल जाइए और यह देखिए कि वह उच्च का है तो उसको शुभ में गिनिए। और मंगल जब कर्क राशि में जाएगा तो आप यह मत समझिए कि वह शुभ ग्रह के वर्ग में है, आप यह देखिए कि वह मंगल वहां नीच का हो गया, इसलिए मंगल वहां पे अब अशुभ फल देगा। इसी प्रकार से आप सभी ग्रहों को समझ सकते हैं, जैसे कि सूर्य यदि मेष राशि में है, आप कहेंगे पाप ग्रह की राशि में है, नहीं, आप उसे शुभ समझिए क्योंकि वह उच्च का हो गया। और सूर्य यदि तुला राशि में चला गया तो वहां पर आपको सूर्य को अशुभ समझना है क्योंकि वह नीच का हो गया। तो हमने बहुत ही स्पष्ट बात बता दी कि कोई भी ग्रह यदि उच्च का है, स्वग्रही है, अपने वर्ग में है, शुभ ग्रह के वर्ग में है, तो वह शुभ हो जाएगा। और कोई भी ग्रह यदि नीच का है या पाप ग्रहों के वर्ग में है या शत्रु ग्रह के वर्ग में है, अर्थात जैसे कि बुध यदि चंद्रमा के वर्ग में है तो वह शत्रु वर्ग है, तो वहां पर भी बुध को अशुभ फल वाला ही समझा जाएगा, तो वह बुध वहां अशुभ फल दे देगा। इस क्रम से आपको समझना है, शत्रुता का भी बहुत विशेष ख्याल रखना है। शत्रु के वर्ग में बैठा है तो वह भी शुभ फल नहीं देगा, तो वह भी अशुभ फल दे देगा। इस क्रम से आपको षड वर्ग से सभी ग्रहों के सभी वर्गों के शुभ अशुभ को ज्ञात कर लेना है, और जब आपने शुभ अशुभ को ज्ञात कर लेना है तो आपको गिनना है 6 वर्गों में से ज्यादा किधर है, शुभ ज्यादा निकला या अशुभ ज्यादा निकला। यदि ज्यादा शुभ निकल गया तो निश्चित तौर पर वह शुभ हो गया, और इन 6 वर्गों में यदि अशुभ ज्यादा निकल गया तो इसका अर्थ हो गया कि फिर यह ग्रह अशुभ फल देने जा रहा है, यह संकेत मिल गया। कई बार आप ऐसा पाएंगे कि ग्रह मध्यम मिल जाएगा, 3 वर्गों में शुभ पा जाएंगे और 3 ग्रह वर्गों में आप उसे अशुभ पा जाएंगे। फिर क्या करें, तो फिर उसकी नेचुरल टेंडेंसी को याद कर लीजिए, उसकी नेचुरल टेंडेंसी की तरफ उसका झुकाव हो जाएगा। अगर वह स्वभावतः पाप है तो स्वभावतः पाप फल के लिए आ गया, और स्वभावतः वह नैसर्गिक स्वभाव उसका पुण्य के लिए है, शुभ के लिए है, तो फिर वह शुभ के लिए चला जाएगा। मगर हम यहाँ पर षड वर्ग का ही विचार करेंगे। कुछ विद्वान लोग सप्त वर्ग का विचार कर लेते हैं तो फिर उनको एक आसानी मिल जाती, फिर तो वहां 3 का तो बात आएगी नहीं। मगर बृहत् पराशर होरा शास्त्र में स्पष्टतः श्लोक में षड वर्ग की ही बात कही गई है, इसलिए मैं आपके समक्ष षड वर्ग को ही प्रयोग कर रहा हूं। और इसमें जो उत्पन्न होने वाली समस्या है कि भाई अगर 3 वर्गों में शुभ और अशुभ आ गया किसी भी ग्रह के लिए तो क्या फल लेंगे, तो मेरा कॉमन थॉट प्रोसेस मुझे कहता है कि हमें यहाँ पर
उस ग्रह की नेचुरल टेंडेंसी को समझते हुए आगे बढ़ना है, अन्यथा हम उसे मध्यम लिख सकते हैं। तो शुभ अशुभ के बीच में एक मध्यम का क्रम हम लिख सकते हैं। तो मध्यम लिखेंगे और हम दिमाग में रखेंगे कि उसका नैसर्गिक झुकाव किधर रहता है। यह एक वर्ग कुंडली के माध्यम से आपने शुभ और अशुभ क्रम ज्ञात कर लिए। फिर आपको क्या करना है, तो अब आपको आगे करना यह है कि जब भी कोई व्यक्ति की आपने कुंडली बनाई तो उसके पैदा होने के बाद उसी वर्ष से प्रथम वर्ष के लिए लग्न कुंडली का प्रथम राशि को आप लग्न मान लीजिए और इस व्यक्ति के लिए वह वर्ष कुंडली के रूप में समझिए। वर्ष कुंडली के रूप में जब आप उसे समझेंगे तो आपको यह समझना है कि यह कुंडली एक वर्ष तक के लिए अप्लाई होगी और इस एक वर्ष की कुंडली में 12 महीने आएंगे। तो प्रत्येक माह के लिए प्रत्येक राशि को, यानी कि पहले महीने में पहला यानी कि लग्न को ही आप महीना का अंतर्दशा समझिए, फिर दूसरे महीने के लिए द्वितीय भाव से आप अंतर्दशा समझिए, तीसरे महीने के लिए तृतीय भाव से आप अंतर्दशा समझिए पहले साल में, और चौथे महीने में चौथी राशि से आप चौथे महीने की अंतर्दशा समझिए और यह क्रम 12वीं राशि तक जाएगा। इसके बाद आपको दिन के भी ज्ञान हो जाएंगे। दिन कैसे होगा, तो पहला दिन जो होगा, जिस भी महीने का आप क्रम निकाल रहे हैं, जिस भी महीने का आप अंतर्दशा देख रहे हैं, उसमें पहला राशि जो होगी वही राशि पहले 2.5 दिन के लिए है, अगली राशि अगले 2.5 दिन के लिए है और उसके बाद अगली राशि अगले 2.5 दिन के लिए है। तो 2.5 दिन करते करते आप यह देखेंगे कि एक महीने में 12 राशि संपन्न हो जाती है, अर्थात एक साइकिल संपन्न हो गई। तो आपको इस सुदर्शन चक्र में महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा का भी ज्ञान मिल जाता है, जो कि राशियों के ही क्रम से आपको मिल रहा है। और यह विधि बृहत् पराशर होरा शास्त्र में स्थित प्रोग्रेशन चार्ट के स्वरूप में आप समझ सकते हैं। यह BPHS का प्रोग्रेशन चार्ट है। आपने अभी तक सुदर्शन चक्र को प्रोग्रेशन चार्ट के रूप में शायद ही सुना हो। मेरा धारणा मुझे कह रही है कि आप इसे BPHS का प्रोग्रेशन चार्ट समझिए, जहां पर कि पहले वर्ष में व्यक्ति के लिए पहली राशि से देखें। अब दूसरे वर्ष में हम दूसरी राशि को लग्न समझेंगे। दूसरी राशि को लग्न में हमने रख लिया और लग्न के हिसाब से हमने फलित किया, जिसमें कि हमारा पहला महीना उसी लग्न से गिना, दूसरा महीना फिर तृतीय भाव को हम दूसरा समझ लेंगे, चतुर्थ भाव को तीसरा समझ लेंगे, वो पूरा शिफ्ट हो जाएगा। और इस तरीके से 12 साल में आप 12 राशि जब घूम लेंगे तो 13वें साल में फिर से वह पहली राशि प्रारंभ हो गई। अब आप पहली राशि से देखना शुरू करिए। तो देखिए, इस सुदर्शन चक्र में कुछ और नियम है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि शुभ ग्रह बैठे हों, आपने किसी की सुदर्शन चक्र के हिसाब से आपने निकाल लिया और देख लिया कि भाई 25वें साल में ये लगन बनेगी, तो जो लगन बनेगी आपको यह देखना है कि उस स्थान से 1, 4, 7, 10, 5, 9 और 8 कौन कौन से भाव, 1, 4, 7, 10 यानी केंद्र, त्रिकोण यानी 5, 9 और 8वां भाव। इन भावों में यदि शुभ ग्रह हैं तो वह वर्ष व्यक्ति के लिए सामान्यतः शुभ फल प्रदान करेगा, परंतु यदि इन भावों में पाप ग्रह हों तो फिर यह व्यक्ति को समस्या खड़ी कर सकते हैं, जिसमें विशेष रूप से राहु के लिए कहा गया। और यह कहा गया कि राहु यदि 8वें भाव में है, वर्ष कुंडली जो आप बना रहे हैं उसमें 8वें भाव में अगर आपको राहु मिल जाए तो यह विशेष समस्या का संकेतक हो जाता है। इसके अलावा अन्य केंद्रों में भी देखिए, सामान्यतः कहा जाता है केंद्र त्रिकोण में राहु बहुत अच्छा है, ठीक है, वह नेटल एस्ट्रोलॉजी का पार्ट अलग है। हम यहां पर देख रहे हैं सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र के हिसाब से यदि 1, 4, 7, 10, 5, 9 में राहु भी है तो वह शुभ के रूप में
नहीं समझना है। यह भी एक बहुत विशेष नियम है। तो इस प्रकार से सुदर्शन चक्र में आप यह जान लीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा बाल की खाल निकालने की आवश्यकता नहीं है। आपको पहले यह देखना है कि जिस भी भाव का आप फलित देख रहे हैं उसमें कोई ग्रह बैठा है नहीं है। पहले आपको उस इमीडिएट ऑफिसर को देखना है और उससे रिपोर्टिंग ले लेनी है। यदि इमीडिएट ऑफिसर आपको नहीं मिल रहा है तो आपको यह देखना है कि भाई उसका चौकी इंचार्ज कौन है, अर्थात उसको कौन देख रहा है। जो वह देख रहा है आप उससे उस भाव की खबर ले लीजिए। यदि वह देखने वाला भी नहीं है तो फिर देखिए कि भाई उस जोन का मालिक कौन है, उनसे उस भाव का हालचाल ले लीजिए। और बहुत ज़्यादा उसमें पढ़ना नहीं है। यदि ग्रह स्थित है तो हम पीछे के 2 अधिकारियों से बात नहीं करेंगे। यदि ग्रह स्थित नहीं है तब हम देखने वाले अधिकारी से पूछेंगे, और देखने वाला भी कोई नहीं है तो हम उसके स्वभावगत मालिक से भाव का फल को जानने का प्रयास करेंगे। यह याद रखिए कि इसमें जिस प्रकार से हम लोग लग्न के अंदर बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते हैं वह प्रक्रिया यहाँ नहीं अपनानी है। आपको बस ये देखना है कि लग्न कुंडली से फल निकाल लिया, इसी प्रकार से चंद्र कुंडली से फल निकाल लिया और सूर्य कुंडली से निकाल लिया, और इन तीनों फलों में जिस दिन जब बलवान होगा, जहां पे बलवान आपको दिखेंगे उसका फल समझना है। इन तीनों में जब जो बलवान हो जाए। कई बार आप कहते हैं जैसे कैसे बलवान होगा, तो मैं आपको बताता हूं। कई बार आप बहुत ही प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हैं तो यह समझ लीजिए कि आपकी लग्न कुंडली बली है। कई बार आप बड़े इमोशनल डिसीजन लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपकी चंद्र कुंडली के हिसाब से आपने काम किया। और कई बार आप कहते हैं कि भाई मेरा ज़मीर मुझे माफ़ नहीं करेगा, मैं अंतरात्मा की गवाही से बात कर रहा हूं, तो ये समझ लीजिए कि आपकी सूर्य कुंडली एक्टिव हो गई है। तो एक ही व्यक्ति में बॉडी माइंड सोल में तीनों ही राशियां हैं और तीनों ही राशियां समय समय पे अपना फल दिखा रही होती हैं। जिस प्रकार से फुटबॉल के मैदान में दोनों तरफ अलग अलग खिलाड़ी होते हैं, मगर बॉल को जिस समय कोई खिलाड़ी किक करेगा तो खिलाड़ी वही किक कर पाता है या गोल वही कर पाता है जो बलवान होता है, जो मौके पे उपस्थित होता है। जो मौके पे उपस्थित है, जो बलवान है, वही देखा जाता है। तो भले ही आपको यहां पर 3 कुंडलियां देख रही हैं, मगर इनमें जो बलवान होगा उसको आपको समझने का प्रयास करना है। यह अनुभव से आएगा। और मैं आपको बता दूं कि यह इतनी अच्छी विधि है कि आपकी यदि प्रैक्टिस हो जाए तो आप उंगलियों पर गिन लेंगे। आपके सामने किसी की लग्न कुंडली आ गई और आपको यह पता चल गया कि अमुक व्यक्ति इस वर्ष में पैदा हुआ था, तो आप उंगलियों पर गिन लेंगे। कैसे गिन लेंगे तो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, मैंने एक काल्पनिक कुंडली आपके लिए बनाई है। इस काल्पनिक कुंडली में मैंने यहां पे यह चक्र बना लिया। जो भी उन सज्जन का लग्न कुंडली थी, चंद्र कुंडली थी, सूर्य कुंडली थी, ये आसान बात है, आप बना लेंगे। फिर मैंने क्या किया कि मैंने लग्न, चंद्र और सूर्य को एक कॉलम दिया और इनके कॉलम के हिसाब से, जैसे लग्न यहाँ पे कर्क लग्न है तो 4 ऊपर लिख दिया, फिर 4 से पूरी 12 राशि लिख दी। फिर चंद्रमा इनका वृश्चिक राशि में था तो मैंने वृश्चिक राशि को ऊपर में लिख लिया। अब वृश्चिक से पूरी 12 राशियां लिख ली। फिर सूर्य इनका मकर राशि में था तो मैंने सूर्य से यानी मकर राशि से पूरी 12 राशियां लिख ली। फिर ये जान लीजिए कि जिस भी सन में पैदा हुए, मान लीजिए कि जिस भी आपका जो भी जन्म का वर्ष है उस वर्ष को यहां पर लिख लीजिए और क्रम से यह वर्ष लिखते चले जाइए। 12 वर्ष आप लिखते चले जाएंगे। एक एक कॉलम जो है 12 वर्षों की है। अब आपको क्या करना है, यह देखना है कि आपके सामने एक टेबल बन गई और इस टेबल में आपको यह देखना है कि इस कुंडली में राहु कहां कहां बैठा है। जैसे राहु यहां देखेंगे लग्न कुंडली से बैठा है धनु राशि में, तो यहां पर जब जब धनु राशि देखना है, लग्न कुंडली में धनु राशि यहां पर आई, तब हमको ये सारे ईयर्स को समझना है। यानी कि यह व्यक्ति 79, 91, 03, 2003, 2015, 2027 में राहु के प्रभाव में आ गए और राहु पाप ग्रह है, तो क्या यह पाप फल देगा? उसके लिए हमने यहां पर षड वर्ग से चेक किया। षड वर्ग से हमने 6 वर्ग आपको बताए थे। 6 वर्गों में सूर्य को देखा, सूर्य अशुभ निकल आया। चंद्रमा को देखा,
चंद्रमा शुभ निकल आया, मंगल मध्यम आ गया, बुध अशुभ आ गया, गुरु मध्यम आ गया, शुक्र शुभ आ गया, शनि मध्यम आ गया, राहु शुभ आ गया और केतु शुभ आ गया। तो हमें जो यह क्रम बताया गया था कि पहले वह किस कितने, अगर हर जगह वो अच्छे वर्गों में बैठा है तो वो उसको अच्छा फल देना आवश्यक पड़ जाता है, तो वह अच्छा फल दे देगा। तो यहां पर वर्ग कुंडली का भी प्रयोग हो गया और सुदर्शन के माध्यम से आप व्यक्ति के आज की स्थिति तक के पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंचेंगे? जैसे आज चल रहा है 2025, तो गिनते हैं। मान लीजिए हम इनके चंद्र लग्न कुंडली से देखते हैं। तो लग्न कुंडली से हमने क्या किया कि 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 लिख लिया। उंगलियों पे ऐसे लिख लीजिए, उंगलियों पे 12 राशियां बनी हुई हैं आपके। अब आपको क्या करना है कि जो इस व्यक्ति का जन्म का वर्ष था उससे गिनना शुरू करिए। तो इन उंगलियों में आपके 12 राशियां हैं, मेष, वृष, मिथुन, इस प्रकार से। तो ऐसे जब आप गिनेंगे तो आप 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो देखिए जरा 25 2025 इनका तुला लगन बन गया। तो तुला लगन जो है 2025 जब इनका जन्म की तिथि आई तो आपने तुला लगन की कुंडली बना ली। अब तुला लगन आपने पा लिया तो जन्म के माह में तुला लगन, तुला राशि पहली राशि थी, फिर दूसरी महीने में वृश्चिक राशि, तीसरे महीने में धनु राशि, चौथे महीने में मकर राशि। इस क्रम से आप एक और नीचे के लेवल पर डीप डाइव करते हैं और जो महीना आपको ज्ञात हो गया वहां से आपको फिर 2.5 दिन का कैलकुलेशन करने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप व्यक्ति के आज की स्थिति का भी लग्न कुंडली जान सकते हैं, जो कि व्यक्ति पर आज किस प्रकार से प्रभाव देने वाली है, इसका काफी अच्छा ज्ञान मिल जाएगा। और इस लग्न कुंडली जो आपने प्रतिदिन के लिए जो 2.5 दिन के लिए लग्न कुंडली ज्ञात की है, इसके साथ आपने कुछ गोचर को भी समझ लिया, तो फिर आप व्यक्ति के बिल्कुल पिन पॉइंट की बात कर सकते हैं। यह चमत्कार के समान सुदर्शन चक्र है। सुदर्शन चक्र पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, आप बैठे बिठाए उंगलियों पर गिन लेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बताया गया यह ज्ञान आपको लाभान्वित कर रहा होगा। यदि आपका कोई प्रश्न है तो कृपया कमेंट में कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप उत्तरोत्तर ज्योतिष विषय को अच्छे से समझ रहे होंगे। यदि आपका कोई प्रश्न है तो वह प्रश्न आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और मेरा अगला वीडियो एक बहुत ही अद्भुत विषय पर आने वाला है, तो आप इस चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।